हाँ तो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस बारसू। आज हम लोग बायोलॉजी के ही अगले वीडियो को लेकर आए हैं, जो कि लेसन नंबर 4 से है। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स पर बातें करने वाले हैं। और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा, वो मान कर रखिए कि सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि मैंने इसमें थोड़ा समय नहीं था, वीडियो तो जल्दी बनाना पड़ा, जिसके कारण मैं ईयर सेलेक्ट नहीं कर पाया हूं। पर मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो के साथ आपको यह बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए, समय को न गवाते हुए हम लोग अपने इस वीडियो को देखते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस पर बातें करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मनुष्य में जो वृक्क होता है वो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि मनुष्य का जो वृक्क है वह वृक्क किससे संबंधित है। ये जो वृक्क है मनुष्य का, उसका संबंध किससे है। तो हम लोग जानते हैं वृक्क जो है वह मुख्य रूप से काम करता है उत्सर्जन में। यानी हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ बनते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बनता है, उसको हमें हमारे शरीर से बाहर निकालने में वृक्क का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2012 में, 2012 के एनुअल में पूछा गया है। अगर किसी क्वेश्चन के साथ मेरे वीडियो में ए लिखा है तो समझ लीजिएगा वो एनुअल का है, सी लिखा है तो कंपार्टमेंटल है, ए के साथ अगर इसका पहला लाइन लिखा हुआ है तो फर्स्ट सिटिंग है, ए के साथ अगर ये दूसरा लाइन लिखा हुआ है तो सेकंड सिटिंग है। ये 2012 का क्वेश्चन है कि वृक्क जो है वह किस प्रकार का अंग है या किस काम के लिए आता है उपयोग में। तो वृक्क जो है, याद रखिएगा बच्चों, वृक्क का काम उत्सर्जन में है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव की डायलिसिस थैली कौन है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया 2014 का एनुअल में कि मानव की डायलिसिस थैली कौन सी है। तो याद रखिएगा, डायलिसिस थैली का मतलब होता है जो रक्त को साफ करने वाली थैली कौन है। तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे, जो नेफ्रॉन होता है जिसकी रचना कुछ इस तरह होती है, इससे कई नलियां निकली रहती है, ग्लोमेरुलस कहते हैं, इससे ब्लड निकलता है और निकल कर जाकर के आगे छनता है। ये नेफ्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन को हम लोग कहते हैं डायलिसिस थैली, क्योंकि ये ब्लड को साफ करने का काम करता है। नेफ्रॉन के द्वारा ही हमारा ब्लड जो है साफ होता है। तो इसका ऑप्शन होगा, हम लोग का आंसर होगा ए नंबर। यानी मानव में डायलिसिस थैली कौन है बच्चों, तो मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया। वृक्क किस चीज में काम आता है, तो उत्सर्जन में काम आता है। डायलिसिस थैली कौन है, तो डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड में जो अशुद्धियां मिली रहती है, उन अशुद्धियों को अलग करने वाली जो क्रिया होती है उसको कहते हैं डायलिसिस। आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे व्यक्ति के किडनी खराब हो जाते हैं तो उनके ब्लड को साफ करके फिर शरीर में डाला जाता है, प्यूरिफाई करके। उसके लिए एक मशीन का प्रयोग होता है जिसको हम डायलिसिस मशीन भी कहते हैं, जो कि एक कृत्रिम वृक्क की तरह काम करता है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो बच्चों, जो अपना अगला क्वेश्चन है उस अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, यानी उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग जरूरी है या कौन सा अंग उत्सर्जन का काम करता है। वृक्क दिया है नंबर 1 में, नंबर 2 में अग्न्याशय दिया है, नंबर 3 में आंख दिया है, नंबर 4 में कोई नहीं। तो याद रखिएगा बच्चों, जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन में सहायक होता है वृक्क।
वृक्क हम लोग उत्सर्जन अंग में सहायक होता है, इसको हम लोग किडनी भी कहते हैं। वृक्क को हम लोग किडनी भी कहते हैं, और बहुत आदमी वृक्क को गुर्दा भी कहता है। ये किडनी या गुर्दा जो भी कहिए वह वृक्क है, और जिसका काम है उत्सर्जन। अग्न्याशय से तो हम लोग जानते हैं कि पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, आंख देखने में काम आता है, इनका उत्सर्जन में कोई रोल नहीं है। तो उत्सर्जन में कौन सा है कि बच्चों, वृक्क। और इसका जो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2016 का एनुअल में, तो समझ में आ गया कि उत्सर्जन में कौन सहायक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो हमारा वृक्क है उस वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो दिया गया है न्यूरॉन, दिया गया है नेफ्रॉन, दिया गया है ग्लेमेरुलस, दिया गया है नीले। तो याद रखिएगा वृक्क की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वह है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो जो हमारा आंसर होगा वह आंसर होगा बी नंबर, क्या होगा, नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है बच्चों, नेफ्रॉन है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा है 17 में, उसके बाद ये पूछा है 2020 में, और ये पूछा है 24 में। इस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पूछा है 13 में और 20 में। 2013-2020 में पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है। पोषण में, श्वसन में, परिवहन में और उत्सर्जन में। तो बच्चों हम लोगों ने अभी वीडियो के पहले हिस्से में पढ़ लिया कि वृक्क का जो मेन काम है वह है उत्सर्जन। क्या है बच्चों, उत्सर्जन। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा कि हमारा जो वृक्क है, जो किडनी है, जो गुर्दा है, जिसका आकार सेम की बीज की तरह होता है। आप लोग देखे होंगे फिगर में कि गुर्दा जो है वो सेम के बीज की तरह होता है। तो ये जो गुर्दा या किडनी है इसका मेन यूज क्या है, उत्सर्जन में। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। समझ में आ गया बच्चों। अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, कौन सा पदार्थ उत्सर्जी। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा है कि पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ जो है ये क्वेश्चन 20 में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का 22 में। तो देखिए पौधे से अपशिष्ट पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, तो गोंद निकलता है। एकदम से ये गोंद निकलता है पौधा से। जो गोंद का लड्डू खाते हैं वो हम लोग पौधे का ही एक पदार्थ है, उससे बनता है। टैनिन निकलता है, रेजिन निकलता है। ये तीनों जो है हमको किससे प्राप्त होते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं। गोंद, टेनिन, रेजिन पौधे से प्राप्त होते हैं। अतः निश्चित तौर पे जो आंसर होगा वह होगा सभी डी नंबर। आंसर क्या होगा हम लोगों का, डी नंबर, सभी। तो पौधे से अगर कोई ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि पौधे से कौन से उत्सर्जी पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं गोंद, टेनिन, रेजिन। और यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, सभी। यानी डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है कि उत्सर्जी पदार्थ जो पौधे का है वह गोंद भी है, टेनिन भी है, रेजिन भी है। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सजीव जीवनधारी द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है। यानी हम लोग जो सजीव है, सजीवों में याद रखिएगा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है नाइट्रोजन। तो कौन से नाइट्रोजन पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है, और अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग कचरा भी कहते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे शरीर में बनता है और हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उनको हम लोग कहते हैं वेस्ट मटेरियल। वो जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल कौन से हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं। अमोनिया तो एकदम 100% हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है। उसके बाद हमारे शरीर में यूरिक अम्ल भी बनता है, जो शरीर में रहेगा तो काफी नुकसानदायक है। यूरिया भी बनता है। ये तीनों जो है बहुत ही हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर में बनते हैं, और अगर ये तीनों हमारे शरीर में जमा रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है, जिसको निकालने में हमारा वृक्क यानी किडनी मदद करता है। तो इसका जवाब, सही जवाब क्या होगा, इनमें से सभी।
क्योंकि सभी नाइट्रोजन पदार्थ है, सभी नाइट्रोजन के ही यौगिक है, ये सभी नाइट्रोजन के यौगिक है, नाइट्रोजन से ही बने हुए हैं, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी नंबर होगा। समझे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में कौन सा है, तो ये क्वेश्चन 20 में पूछा है, 2020 में पूछा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन हम रीजन बताना भूल गए बच्चों, वो क्वेश्चन पूछा था 2020 में और 24 में। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो नाइट्रोजन पदार्थ कचरा के रूप में किससे निकलता है, 20 में और 24 में पूछा गया था। नाइट्रोजन पदार्थ जो है, जो हमारे शरीर में है, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किस रूप में पाया जाता है, तो वो 24 और 20 में पूछा था, हम बताना भूल गए थे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, यानी कौन सा अंग है जो मनुष्य के शरीर से वेस्ट मटेरियल्स, हानिकारक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं इसका मेन रोल है वृक्क का, जिसको हम लोग किडनी या गुर्दा भी कहते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वह ए नंबर सही होगा बच्चों। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन किस विधि के द्वारा करता है। प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन किस विधि के द्वारा करता है, ये क्वेश्चन 2021 का एनुअल में पूछा गया है। तो याद रखिएगा बच्चों, प्रोटोजुआ जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन विसरण द्वारा करता है। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का, बी सही होगा, विसरण। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है कि मानव में गुर्दे का आकार कैसा होता है, या किस आकार का होता है गुर्दा, गुर्दा यानी किडनी का आकार कैसा होता है, ये 22 में पूछा, 2022 में। जो मनुष्य का किडनी होता है उसका आकार कैसा होता है। हम शुरू में बताया कि मनुष्य के किडनी का आकार जो होता है बच्चों, वो सेम के बीज की तरह होता है, कुछ ऐसा होता है। जो किडनी होता है वो सेम के बीज की तरह होता है, ऐसा होता है, जिससे हमारा इधर से एक नली निकलता है जो हमारे शरीर के तंत्र से जुड़ा हुआ रहता है, और ये हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। तो गुर्दे का आकार, किडनी का आकार कैसा होता है बच्चों, सेम की बीज की तरह। तो हमारा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही होगा। जिन बच्चों ने इसका जवाब ये सीम का बीज लिखा होगा या दिया होगा या सोचा होगा, उनका क्वेश्चन बिल्कुल, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, और ये जो क्वेश्चन है हेट्रोक्राइन ग्रंथि निम्न में कौन है, ये क्वेश्चन 22 में पूछा है। आप लोग एक चीज तो याद रखिए कि हेट्रोक्राइन ग्रंथि के बारे में मेरे अंदाज से बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे कि हेट्रोक्राइन ग्रंथि क्या होता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि जो ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह काम करती है, उसे हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहते हैं, उसे हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। यानी वे ग्रंथि जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करे और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करे, उससे हम लोग हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। बच्चों इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग इस चीज को समझे तो हेटेरोक्राइन ग्रंथि के एग्जाम्पल याद रखिएगा। लार ग्रंथि जो है हमारा, वह हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। लार ग्रंथि हमारा हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। उसके बाद अग्न्याशय जो होता है, वह अग्न्याशय हमारा हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। वृषण जो है वह वृषण हमारा हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। और अंडाशय, ये अंडाशय जो है, ये अंडाशय हमारा हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। ये चारों हमारे हेटेरोक्राइन ग्रंथि है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इन चारों में आंसर हमारा दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ पर वृषण दिया हुआ, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, वृषण में ये ना होगा, कुछ इस तरह से लिखाएगा वृषण, देख लीजिए। तो आंसर हमारा सी नंबर होगा, वृषण।
क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों मेरा कट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? वृषण, क्योंकि ये चार ही ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्रंथि। इसको मैंने डिफिनेशन के साथ इसीलिए बता दिया क्योंकि ये बहुत कम स्टूडेंट को जानकारी है कि हेट्रोक्राइन ग्रंथि क्या है। और याद रखिएगा, अगर ये ऑप्शन पूछा है 2022 में, तो ये भी पूछ सकता है कि हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहते किसको है। तो हम लोगों को इस चीज की पहले से तैयारी रखनी होगी ताकि हम इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सके। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव के मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? ये भी 22 में पूछा गया बच्चों। तो मानव के मूत्र में यूरिया कितनी होती है? तो याद किया, जनरली यूरिया की मात्रा 2 से 2.5% के बीच होती है। तो इस अनुसार हमारा आंसर हो गया 2%। सी नंबर से होगा, यूरिया की मात्रा मानव के मूत्र में कितनी होती है? 2%। हालांकि 2 से 2.5 होता है, लेकिन 2% भी सही है। अगर कहीं ऑप्शन में 2.5 दे तो वह भी सही है, लेकिन दोनों में एक ही देगा, या फिर डायरेक्ट ऐसे देगा 2 से 2.5%। लेकिन 99% चांस है कि आपको 2% ही पूछा जाएगा। तो यूरिया कितनी होती है मानव मूत्र में? 2%। बच्चों इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा अलग करता है? यानी कृत्रिम वृक्क जो है, जो हमारा किडनी है, इसलिए सर में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन जो है वृक्क अर्थात गुर्दा अर्थात किडनी से संबंधित है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो वृक्क जो है वो किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन मतलब हटाता है? अपवहन विधि द्वारा हटाता है। किस विधि द्वारा अवशोषित करके हटाता है? तो याद रखिएगा, किसको हटाता है? क्वेश्चन तो हम इस बोल दिया हम, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है हमारे ब्लड से? याद रखिएगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को। अभी हम बताया ना, यूरिया हुआ, एमिनो अम्ल हुआ, या फिर अमोनिया हुआ, ये तीनों हमारे ब्लड में मिले रहते हैं। यूरिया, एमिनो अम्ल या अमीनो अम्ल भी लिखता है बहुत आदमी, और अमोनिया, ये तीनों जो है हमारे ब्लड में मिले रहते हैं। और ये तीनों अपशिष्ट पदार्थ है जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और इसको शरीर से अलग करता है, और इसको मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। और इसको निकालने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा बच्चों, वृक्क करता है। तो इसीलिए वृक्क किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निकालता है? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। अगर वृक्क हमारा काम नहीं करेगा तो हमारे ब्लड में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जिसका परिणाम यह होगा कि हमारा ब्लड दूषित होगा और व्यक्ति की जान जाने की संभावना बढ़ जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, वसा लिख दिया है बच्चों, मिस्टेक हो गया, वसा याद रखिएगा, के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में कौन सा है? यानी हमारा जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन और जो वसा होता है, उसका पूर्ण रूप से पाचन शरीर के किस भाग में होता है? तो याद रखिए बच्चों, छोटी आंत, जिसको हम लोग ये क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, दो है बच्चों, ये क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। तो छोटी आंत याद रखिएगा, या क्षुद्रांत्र, क्षुद्र मतलब छोटा, आंत्र मतलब छोटा आंत कहलाता है। तो इस छोटी आंत में ही याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया हम लोग का। अब है, मूत्र का रंग पीला किस वर्ण के कारण होता है? यानी याद रखिएगा, हमारे मूत्र में यूरोक्रोम नामक पदार्थ पाया जाता है। तो यूरोक्रोम पाए जाने के कारण जो हमारा मूत्र है उसका रंग क्या होता है बच्चों? पीला होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है बी हो गया, और इसका आंसर जो है सी हो गया, छोटी आंत या क्षुद्रांत। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, गुर्दे में, वही गुर्दा यानी किडनी में, या फिर हम लोग वृक्क में मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो याद रखिए, जो किडनी होता है ना, उस किडनी से जो मूत्र है, मूत्र निकलता है और एक थैली में जमा होता है। ठीक है बच्चों, उस थैली का नाम क्या है? उस थैली का नाम है मूत्राशय। क्या नाम है बच्चों? मूत्राशय। तो मूत्राशय होगा, यानी मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ जमा रहता है? मूत्राशय में जमा रहता है, और मूत्र मार्ग द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह इसका आंसर जो होगा वो होगा मूत्राशय।
यानी मूत्र अस्थायी रूप से कहा जमा होता है बच्चों। मूत्राशय में हम कुछ भूल जा रहे हैं, ये बताना कि कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, मिस माइंड हो जा रहा है। तो याद रखिए बच्चों कि ये क्वेश्चन जो 2023 में पूछेगा। उतना याद रखिए या नहीं रखिए, इस चीज को याद रखिएगा, हम जितना भी वीडियो बताए हैं, वीडियो में जो जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 18 में, उसके पहले वाला 22 में पूछा गया था। तो ये एकदम टेंशन फ्री रहिएगा कि जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, ये क्वेश्चन हम शायद पहले बता चुके हैं। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं, वीडियो के शुरुआत में बताए थे, मिस से द्वारा मिस्टेक से लिखा गया है। तो याद रखिएगा जो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ बच्चों क्या है, अभी तो आपको याद होना ही चाहिए। ये मिस्टेक से लिखाने का कारण क्या है कि 2023 में भी पूछा गया है, और इसके पहले जो लिखाए थे वो 2019 और 22 में था। यानी यही क्वेश्चन 19 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया और 23 में भी पूछा गया। तो पौधे से बच्चों टेनिन प्राप्त होता है, पौधे से गोंद प्राप्त होता है बच्चों, और पौधे से रेजिन भी प्राप्त होता है। तो जो हमारा आंसर होगा इसका कि पौधे से कौन सा औषधि पदार्थ प्राप्त होता है बच्चों, तो आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों। अगला है लेटेक्स पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, लेटेक्स पाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया 24 में, 2024 में पूछा गया बच्चों, लेटेक्स पाया जाता है। तो देखिए लेटेक्स क्या होता है, आप लोग गौर किए होंगे कि बहुत सारे, तो बच्चों ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि लेटेक्स होता क्या है, ये ध्यान दीजिए। तो आप लोग कभी कोई देखे होंगे कुछ पौधे की पत्तियों को आप तोड़ते हैं तो उनसे व्हाइट कलर का दूध जैसा पदार्थ निकलता है, दूध के तरह का पदार्थ निकलता है व्हाइट जैसा। पौधे की पत्ती को तोड़िए या फूल को तोड़िए, निकलता है ना, जब भी तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो दूध जैसा पदार्थ निकलता है व्हाइट, उसी दूध जैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं लेटेक्स। तो आप लोग गौर किए कि लेटेक्स, कनेर तो देखे होंगे पीले रंग का फूल होता है, उस कनेर को के फूल को आप तोड़िएगा ना तो आप गौर करिएगा उससे व्हाइट टाइप का दूध निकलता है, व्हाइट कलर का दूध की तरह पदार्थ निकलता है, तो उसी को हम लोग लेटेक्स कहेंगे। तो वह लेटेक्स जो है किससे निकलता है, कनेर से निकलता है। आंख का एक पत्ता होता है, आंख का, उस आंख के पत्ते से भी निकलता है, पीपल के पत्ते से भी निकलता है। तो याद रखिएगा लेटेक्स किससे निकलता है, कनेर से निकलता है। तो जो हमारा सही जवाब होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनेर जवाब होगा बच्चों। लेटेक्स किससे निकलता है, कनेर से। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वृक्क सहायता करता है, क्या चीज में करता है, श्वसन में, उत्सर्जन में, उत्सर्जन में या पाचन में। ये क्वेश्चन भी पहले हम बता चुके हैं और ये पूछा 2024 में, और इसके पहले भी वो क्वेश्चन बताए थे कि वृक्क जो हमारी मदद क्या चीज में करता है या वृक्क किस चीज का भाग है, 2012 में पूछा था। तो याद रखिएगा वृक्क के द्वारा उत्सर्जन होता है। तो जो हमारा आंसर होगा इसका वो क्या होगा बच्चों, सी होगा कि वृक्क क्या चीज में मदद करता है, तो वृक्क उत्सर्जन में मदद करता है। और किसके उत्सर्जन में, तो नाइट्रोजनी पदार्थ के उत्सर्जन में वृक्क हमारी मदद करता है बच्चों। फिर से एक क्वेश्चन उसी तरह का आ गया बच्चों कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, जो 2024 में पूछा था, यानी किसके द्वारा शरीर से विषैला पदार्थ बाहर निकलता है। हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उन उपापचय क्रियाओं के द्वारा जो विषैले पदार्थ बनते हैं जो शरीर में रहेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, उनका बाहर निकलना जरूरी है। तो ये बाहर निकलता है किनके द्वारा, तो बच्चों अभी जस्ट पढ़े कि वृक्क ही उत्सर्जन अंग है, वृक्क ही उत्सर्जन अंग है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर। अब देखिए बच्चों ये जो कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे गए, जो 2 मार्क या कभी कभी 1 मार्क्स में, जनरली 2 मार्क्स की क्वेश्चन ही आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, और छोटा सा जवाब देने पे 2 नंबर मिल जाएगा उसका। ये 2014 में पूछा था, ये 2015 में पूछा था। वृक्क किस तंत्र का भाग है, शुरू से पढ़ते आ रहे हम लोग उत्सर्जन तंत्र। वृक्क किस तंत्र का भाग है बच्चों, तो उत्सर्जन तंत्र, यानी वृक्क के द्वारा हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकलता है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो पौधे होते हैं, पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। हम लोग पढ़े कि पौधे से उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलता है बच्चों, टेनिन निकलता है, रेजिन निकलता है, लेटेक्स निकलता है। ये सब तो पढ़ेंगे हम लोग बच्चों की, टेनिन, रेजिन, लेटेक्स, गोंद,
ये सब पौधे का जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये सभी अपशिष्ट पदार्थ है। तो इनमें टेनिन कहाँ होता है, ये पूछा गया। तो याद रखिएगा, टेनिन जो होता है ना, छाल में होता है। जो पेड़ की छाल होती है, उस छाल में टेनिन जमा रहता है। तो इसका आंसर जो होगा, पौधे में टेनिन, उत्सर्जित वृक्ष जो होते हैं, जिस पौधे से टेनिन निकलता है, उसके छाल में जमा रहता है। बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है बच्चों नेफ्रॉन, जिसको हम लोग वृक्क कोशिका के नाम से भी जानते हैं, वृक्क कोशिका के नाम से जानते हैं। तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बच्चों नेफ्रॉन है, जिसे हम लोग वृक्क कोशिका के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम इसके बाद अभी तो लेसन वाइज वीडियोस ला रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही जल्द हम एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन, आपको पूरे बायोलॉजी का क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक वीडियो में ला करके हम बताने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आपका एक दिन में परीक्षा की तैयारी हो सके। कोशिश करेंगे कि, या हो सकता है कि पूरे साइंस ग्रुप का लाए, लेकिन मैं भी पूरे साइंस का अगर हम लाते हैं तो दिक्कत है। तो बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तीनों का पार्ट वाइज लाएंगे, देख लीजिएगा। उम्मीद है उस तीनों वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ बायोलॉजी का लाए हैं, कुछ वीडियोस केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डाले हैं, लेकिन एक एक करके पूरा बुक्स का लेके चले आएंगे, तो परीक्षा के समय तैयारी करने में आपको सुविधा होगी। तो वो वीडियो भी मेरा जल्द आ जाएगा, आपके एग्जाम के पहले आ जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये 2015 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन, ये भी 2015 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है कि वृक्क का काम क्या है। तो देखिए, वृक्क का काम जो है, सबसे पहला काम है वृक्क, वह है मूत्र निर्माण करने में। हमारा जो यूरिन है, उसका निर्माण वृक्क के द्वारा होता है, और उसी यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से जो है अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया बाहर निकलता है, ठीक है। और दूसरा काम है, जो हमारे ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं, इस अपशिष्ट पदार्थ को हटाने का काम भी हमारा कौन करता है बच्चों, वृक्क करता है। तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ये 2017 में पूछा है। मानव मूत्र लिखा गया, तो गलती हो गया है, मानव मूत्र नहीं होना चाहिए, मानव में होना चाहिए। मानव में दो उत्सर्जित पदार्थ के नाम लिखे। तो मानव में जो दो उत्सर्जित पदार्थ का नाम बोला है, तो हम 3-4 लिख दिए हैं। जो मानव में उत्सर्जित पदार्थ है, ढेर सारा सर। एक तो CO2 है, सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ बच्चे, क्या है, CO2 है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ मानव का क्या है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। मल भी उत्सर्जित पदार्थ है, और मूत्र भी उत्सर्जित पदार्थ है। तो मूत्र से उत्सर्जित पदार्थ जो है, उससे कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। यूरिया निकल जाता है उसी से, अमोनिया निकल जाता है, और हमारा यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल भी मूत्र से बाहर निकल जाता है। तो ये याद रखिएगा। पसीना भी हमारा जाके उत्सर्जित पदार्थ है, जो शरीर से बाहर निकलता है। इस क्रम में हमारे शरीर से जो अपशिष्ट लवण है, वो लवण बाहर निकल जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो उत्सर्जित पदार्थ है, दो बोलेगा तो कोई भी दो लिख देगा, लेकिन मेरे अंदाज से कार्बन डाइऑक्साइड तो मस्ट लिखिएगा, क्योंकि सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ही है। सोचिए, अगर हमारे नाक और मुंह को बंद कर दिया जाए तो हम तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर CO2 भरना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती नहीं, जान चले ही जाएगी। समझे बच्चों। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्सर्जन की परिभाषा दे और उत्सर्जित पदार्थ क्या है। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, और ये 2020 में सेकंड सिटिंग में पूछा था। तो याद रखिएगा, उत्सर्जन क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ बनते हैं, उन विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है बच्चों, उत्सर्जन कहलाता है। तो जीवों में उपापचय क्रियाओं के द्वारा, उपापचय का बच्चों उपापचय क्रियाओं द्वारा यह होता है। तो जीवों में उपापचय क्रियाओं के द्वारा, ये उपापचय इस तरह का नहीं लिखे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, उपापचय क्रियाओं के द्वारा या उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। अगर इतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम ये लिख देंगे कि जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है, तो वह भी हमारा सही होगा। हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वो उपापचय क्रियाओं के द्वारा बनते हैं।
ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा बनते हैं। और इन उपापचय क्रियाओं के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है बच्चों? उत्सर्जन कहलाता है। तो सिंपल सा जवाब दे सकते हैं कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का, हानिकारक और विषैले पदार्थों का बाहर निकलना बच्चों क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब इसी में क्वेश्चन पूछा गया उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो उत्सर्जन द्वारा शरीर के बाहर निकलते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। जैसे हमारे शरीर में CO2 बनता है, मल बनता है, मूत्र बनता है, पसीना बनता है, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ है, क्योंकि ये हानिकारक और विषैले होते हैं और ये हमारे शरीर में जमा हो जाएंगे तो हमारी जान चली जाएगी। इसीलिए इनका शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी है बच्चों, और इसी को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन, निकलना उत्सर्जन, और जो पदार्थ है उसको हम लोग कहेंगे उत्सर्जी पदार्थ। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत मांसाहारी जीवों से लंबी होती है, क्यों? देखिएगा, छोटी आंत में ही मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो शाकाहारी जीव जो भोजन करते हैं ना, उस भोजन में जैसे घास वगैरह खाते हैं तो उनमें सेलुलोज होता है। ये जो सेलुलोज होता है ना, ये बहुत जटिल कार्बनिक पदार्थ है, बहुत जटिल होता है सेलुलोज, और इसका पाचन आसान नहीं है। सेलुलोज का पाचन बच्चों आसान नहीं है, जिसके कारण सेलुलोज का पाचन जल्दी नहीं होता है। इसीलिए छोटी आंत जो होती है उसकी बड़ी होती है। छोटी आंत क्या होती है? बड़ी होती है, ताकि सेलुलोज का पाचन हो सके। तो सेलुलोज का ऐसे लिखेंगे क्योंकि शाकाहारी जीवों के भोजन में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का पाचन, यह मिस्टेक हो गया बच्चों, का पाचन, सेलुलोज का पाचन आसान नहीं होता है, जबकि जो मांसाहारी जीव मांस खाते हैं उसका पाचन आसानी से हो जाता है। अतः शाकाहारी जीवों की छोटी आंत जो है वो बड़ी होती है ताकि सेलुलोज का पाचन हो सके। समझ में आ गया? क्योंकि जो सेलुलोज होता है वो काफी जटिल होता है, उसका पाचन आसानी से हो सके, इसीलिए जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत बड़ी होती है, क्योंकि छोटी आंत में रूमेन पाया जाता है जिनमें कई सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज का पाचन कर देते हैं। जबकि जो मांसाहारी जीव होते हैं या जो मनुष्य होते हैं, हम लोग होते हैं, हम लोग अगर मांस भी खाते हैं या मांसाहारी जीव जो भी होते हैं तो मांसाहारी जीव में सेलुलोज नहीं होता। आप लोग गौर किए होंगे, साग जो बनाती है मम्मी घर में साग, उस साग में कोई अगर घास का तिनका चल जाए और वह अब साग बन जाएगा तो आप गौर करिएगा साग पूरी तरह से पच जाएगा, लेकिन घास जो है, घास खड़ा ही रहता है, वो पकता नहीं है, क्योंकि उसमें क्या रहता है? सेलुलोज ज्यादा रहता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेलुलोज का पाचन आसानी से हो, इसलिए जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत बड़ी होती है ताकि भोजन ज्यादा समय तक रहे, सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित और वह पाचित हो सके। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब गर्मी पड़ती है तो हमें पसीना क्यों आता है? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया बच्चों। तो गर्मी पड़ती है तो हमें पसीना क्यों आता है? तो सिंपल सा जवाब है, पसीना जो आता है ना, हमारी त्वचा में ग्रंथि मौजूद होती है, जिस ग्रंथि को कहते हैं हम लोग पसीने की ग्रंथि। इस पसीने की ग्रंथि के कारण हमारे शरीर में जो है पसीना आता है। वो पसीने की ग्रंथि एक्टिव कब होती है? तो जब गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ जाता है, तो जब तापमान बढ़ता है तो हमारे शरीर को जो समान रखने के लिए, हमारे शरीर के तापमान को समान रखने के लिए पसीने की ग्रंथि जो है सक्रिय हो जाती है। यानी जब गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ता है तो उसे समान रखने के लिए हमारे शरीर में मौजूद पसीने की ग्रंथि क्या होती है? जो पसीने की ग्रंथि है वो सक्रिय हो जाती है, जो कि हमारे त्वचा के अंदर ग्रंथि मौजूद रहता है, और इसके सक्रिय होने से पसीना आता है। पसीना तो आपको मालूम है कि पानी के रूप में रहता है, और ये पसीना जब आता है तो वो पसीना शरीर के ऊपर वाष्पीकृत होकर भाप बन के बाहर निकलता है, जिसके कारण जो हमारे शरीर के अंदर का जो तापमान है, वो तापमान क्या होता है? नियंत्रित हो जाता है बच्चों। तो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए गर्मी के दिनों में जो है पसीना आता है, और वह पसीना किससे आता है? तो पसीना आता है बच्चों पसीने की ग्रंथि से। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, 2024 में पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। बच्चों अभी एक मिस्टेक हो गया था, हम पूरा आंसर लिख लिए थे लेकिन गलती से फिर से उड़ गया, तो दोबारा मेहनत करना पड़ा। ठीक है बच्चों,
क्योंकि अगर हम वीडियो बनाते समय लिखते हैं तो वीडियो तो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए पहले से लिख कर रखते हैं तो सुविधा होती है। गलती से लिखा हुआ उड़ गया था तो दोबारा लिखना पड़ा बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या करा देखिए, ये 2024 में पूछा है। तो अब तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था पूरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है हम आपको कर दिए। लॉन्ग क्वेश्चन एक दो बचा हुआ है जिसको कोशिश करेंगे कल से परसों तक में डाल देने का, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना के हम डाल देंगे। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रंध्र और वात रंध्र की श्वसन में क्या भूमिका होती है। तो देखिए पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये रंध्र होते क्या है और ये वात रंध्र होते क्या है। तो एक चीज को ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो पौधे होती है ना उनकी पत्तियों में जो सूक्ष्म छिद्र मौजूद होते हैं उन सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं हम लोग, रंध्र कहते हैं। पत्तियों में मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। और तनों की कड़ी त्वचा में, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि तनों की त्वचा में जो छिद्र मौजूद होते हैं उसको वात रंध्र कहते हैं। सिंपल सा जवाब लिख सकते हैं, हालांकि हम लिखे पूरा डिफिनेशन क्या कि तनों की कड़ी त्वचा में के बीच जो छिद्र होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये जो वात रंध्र होते हैं ना बच्चों, ये वात रंध्र जो है, ये वात रंध्र होते हैं मृत होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वात रंध्र मृत होते हैं। जो कर्क कोशिका होती है, कर्क कोशिका में पाए जाते हैं वात रंध्र, मृत तो होते ही है। उसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, कर्क कोशिका में पाए जाते हैं, और ये अपारगम्य भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा ये अपारगम्य भी होते हैं। तो जो तने की त्वचा में जो छिद्र मौजूद है उन छिद्रों को हम लोग कहते हैं वात रंध्र, और पत्तियों में जो सूक्ष्म छिद्र मौजूद होते हैं उनको कहते हैं हम लोग रंध्र। और ये जो है मुख्य रूप से जो श्वसन में हमारी मदद करते हैं, ये हमारे श्वसन में नहीं, ये पौधे के श्वसन में मदद करती है। मनुष्य का श्वसन मत समझिएगा सर, ये जो श्वसन दिया, ये श्वसन किसका जिक्र हो रहा है, पौधे में। पौधे भी श्वसन करते हैं, याद रखिएगा, पौधे श्वसन करते हैं। पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन श्वसन वो 24 घंटे करते हैं। उनमें भी CO2 और O2 का, CO2 वो भी लेते हैं और देते हैं, लेकिन दिन में जो O2 लेते हैं, उस O2 से जो CO2 बनता है वो उसका यूज अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि यह श्वसन में हमारी मदद क्यों करते हैं, किस प्रकार करते हैं, क्योंकि O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होता है पौधे में वह इन्हीं के द्वारा होता है। O2 और CO2 में का आदान प्रदान पौधे में इन्हीं के द्वारा होता है। और इसके बाद याद रखिएगा इनका एक और काम है, वह क्या है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन में भी रंध्र और वात रंध्र की भूमिका होती है बच्चों। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वात रंध्र की भूमिका होती है, क्योंकि इसी से जो है वाष्प जो इन्हीं छिद्रों से जो है वाष्प वो हमारा बाहर निकलता है। इन्हीं छिद्रों से वाष्प जो है बाहर निकलता है, रंध्र और वात रंध्रों से। तो बच्चों इस तरह हमने इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन है, लेसन 4 का मैंने इस वीडियो में कर देने की कोशिश की है, और लगभग सभी क्वेश्चन आ गए। अगर इस लेसन से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे अंदाज से ही पूछेगा। बच गए लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी आपको कर देने की कोशिश करूंगा। कृपया बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को चैनल कर दीजिएगा, कमेंट भी करिए, कमेंट का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को कोई जवाब है तो कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने का। और दूसरी बात क्या है, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें ना आपको कुछ पैसा, आपका तो कुछ पैसा लगता नहीं है, और लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे भी कुछ मिलता नहीं है। सिर्फ हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और हम लोगों की इच्छा थोड़ी सी बढ़ती है वीडियो बनाने में, कि नहीं बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चे कुछ कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं बच्चा सीखना चाह रहे हैं, तो हम और अच्छा से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर हम कोई नया वीडियो छोड़े तो आपको मिल सके। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, समझे बच्चों। इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों और जय भारत।